नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आप सभी को यह वीडियो मिल चुका होगा। और यह वीडियो है आज जो है सुप्रीम कोर्ट पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ, जो आज पॉलिटी की क्लास है आपको सुप्रीम कोर्ट पर होने वाली है। और साथ ही साथ आप लोगों का फिर से एक बार ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि आपको बताया गया है कि यह जो डियर गुरुजी ऐप है इसे आप लोग जाके गूगल स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर ले, जहां आपको सारी पीडीएफ जो है पूरी व्यवस्थित तरीके से मिलने वाली है। साथ ही साथ वहां पर अब जो भी आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरी चीज़ें होंगी वहां प्रोवाइड की जाएंगी, तथा साथ ही साथ आपको कुछ टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से बने हुए हैं, वहां पर आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ वहां आपको हिंदी जो आपकी सिलेबस के अनुसार है वो थ्योरी बुक भी मिलेगी, जिसमें आपको 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज भी हैं हिंदी संबंधित। तो आप लोग दोस्त जरूर से जरूर इसे डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी इसका फ़ायदा होता है, जो भी वहाँ कुछ प्रोवाइड किया जाएगा आप लोग को तुरंत मिल जाएगा उसके नोटिफिकेशन के जरिए। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर डाउनलोड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको टाइमिंग का अगर कोई इशू हो तो टाइमिंग आप लोग नोट कर लें। ये मैं आपको दे रहा हूँ 3 सेकंड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले लिए होंगे, इसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और देख लीजिए, ये रहा डियर गुरुजी 17 करके जो टेलीग्राम चैनल है, या डियर गुरुजी करके जो इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ सॉरी पेज है, यहाँ पर जाके आप लोग इसे फॉलो कर लीजिए, जिससे आप लोग कनेक्ट में रह सकें। वहाँ पर एक बाकायदे काफ़ी लोगों का एक बड़ा ग्रुप है, वहाँ पर आप लोग उससे जुड़ के एक दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं। और बाकी जो आर्यन सर द्वारा दिया जाएगा वो हेल्प है ही। देखिए, आज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आज का टॉपिक हमारा सुप्रीम कोर्ट है। आप लोग जानते ही हैं कि यह जो है कितनी ज़्यादा प्रश्न में पूछा जाता है, क्योंकि यह कई चीज़ों से संबंधित है। संबंधित का मतलब यह है कि जैसे आप अगर पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, वहाँ पर भी आता है। आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं, वहाँ मतलब मंत्री पढ़ते हैं। इसका मतलब हर जगह एक आपको प्रश्न इससे संबंधित मिलते हैं। तो कई जगह पे भटक भटक कर पढ़ने से अच्छा है कि एक ही जगह पर आप पढ़ लें। आप अगर सुप्रीम कोर्ट को इस वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं अन्य जो है अगर सुप्रीम कोर्ट संबंधित प्रश्न आएंगे तो आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, और आपको बहुत ही अच्छे से ये याद भी हो जाएगा। बस आप लोग बिना बात करे मेरे साथ क्लास को ध्यान से सुने, ठीक है। और साथ ही साथ अगर जो पॉइंट मैं जरूरी बताऊंगा उसे नोट डाउन कर ले अपने किसी नोटबुक पर, अगर आप करना चाहते हैं, या आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लें, ठीक है। चलिए आज के पहले टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय है इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। अधिकार क्षेत्र का मतलब ये है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट होता है वो पूरे भारत का कोर्ट होता है, इस चीज को आप अच्छे से जानते हैं ना। और अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का मतलब है कि इसके अंतर्गत और क्या क्या छूट दी जा सकती है, मतलब शक्ति दी जा सकती है, छूट नहीं कहेंगे, शक्ति दी जा सकती है कि वह उसका निर्णय ले सकता है, ठीक है। तो ये अधिकार जो है संसद के पास है कि संसद जो है एक अधिनियम लाकर या एक्ट लाकर उसके अधिकारों को बढ़ाता सकता है, ठीक है। इस चीज को आप पॉइंट दिमाग में बना दीजिए कि संसद के पास जो उसके अधिकारों को बढ़ाने का वो क्या होता है, अधिकार होता है। और देखिए, स्थापना कब हुई थी, ये आपको डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950, माने जिस दिन आपके संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उसी के 2 दिन बाद। आप ऐसे याद करेंगे तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कि जिस दिन संविधान लागू हुआ, कब, 26 जनवरी, उसके 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। देखिए, चीजों को आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से, हंसते हंसते आपको सब याद होगा। यहां अगला पॉइंट कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है उसे कौन नियुक्त करता है। देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, माने कि जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको जो पद और शपथ की गोपनीयता और साथ साथ उसकी नियुक्ति ये कौन इसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आप लोग राष्ट्रपति में भी ये चीज पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति क्या क्या नियुक्त करता है, तो वो आपने पढ़ा था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट है कि अभी तक कुल कितने न्यायाधीशों की जो है सर्वोच्च न्यायालय में हो सकते हैं। देखिए, ये संख्या पहले जो है बहुत कम थी, अब टोटल 34 हो गई है। पहले ये संख्या करीब 26-26 करीब थी, जो धीरे धीरे बढ़ते 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 आज की डेट में 34 टोटल न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? टोटल 34 न्यायाधीश हैं। ये 34 न्यायाधीश अभी कम है, इसको कम से कम अभी जरूरत है 45 के करीब न्यायाधीशों की, लेकिन अभी सरकार ने केवल 34 की संख्या को ही अप्रूवल दिया है। और
मतलब संसद द्वारा इनको बस 34 सीटों की मतलब जजों की अनुमति मिली अभी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अगर दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आप लोग समझे कि नहीं? मान लीजिए कोई अपील करना चाहता है, जैसे मान लीजिए आप एक क्रम से समझिए, जो जिला न्यायालय होता है वहां का हम अपील लेकर कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने जो दे दिया हम सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का आप सोचेंगे कहाँ अपील करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की अपील फिर से सुप्रीम कोर्ट में ही कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, उसके ऊपर है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अपील अधिकरण का मतलब क्या है। ऐसा मैं उम्मीद नहीं, ऐसा विश्वास कर सकता हूं। अब चलिए बढ़ते हैं अब अभी अगले पॉइंट की तरफ कि देखिए जो इनका वेतन होता है, मैंने आपको पहले बताया वेतन जो है संसद द्वारा और किस पर निर्भर करता है? जो संचित निधि होती है, जो मैंने आपको शुरू से वीडियो में बता रहा हूं, इसे कंसोलिडेशन फंड कहते हैं, और जो वोटिंग के जरिए पास किया जाता है उस पर जो है इनका वेतन निर्धारण होता है और संसद द्वारा यह निर्धारित किया जाता है। और जो न्यायाधीशों की नियुक्ति अभी मैंने आपको बताया किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा, जो क्या करते हैं? शपथ और गोपनीयता की शपथ भी दिलाते हैं। उच्चतम न्यायालयों की जो न्यायाधीशों की संख्या अभी मैंने आपको बताया कौन करता है? संसद द्वारा। अभी टोटल कितने हैं? 34। कितने हैं अभी टोटल? 34। और बढ़ाता कौन है? संसद द्वारा। वो एक्ट लाना होता है सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्ट द्वारा जो है संसद उनके अधिकारों को या किसी चीज में वृद्धि कर सकता है। अगला पॉइंट ये है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें हटाया कैसे जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर, माने संसद में बाकायदे इसके खिलाफ वोटिंग होती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए होता है कि किसी भी सदन में जो है कुछ लोग एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, उसे महाभियोग प्रस्ताव कहते हैं। फिर कम से कम जैसे लोकसभा में 50 तो राज्यसभा में जो है लोकसभा में 100 तो राज्यसभा में 50 सदस्यों का क्या है? वोटिंग कराना जाता है। अगर इतने सदस्य कम होते हैं तो वो महाभियोग नहीं चलता। अगर इतने सदस्यों की उस पर जो है सहमति होती तब उनके खिलाफ महाभियोग चलता है। फिर धीरे धीरे आप पढ़े होंगे कि कैसे आगे बढ़ता है। सेम इसी तरह से इसमें भी वही होता है कि सदस्यों द्वारा लाया जाता है, फिर उस पर वोटिंग कराई जाती है, फिर वो पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। आप लोग जानते होंगे। ठीक है, देखिए मैंने इसीलिए आपको एक कनेक्शन भी दे दी, इससे आपको दिमाग में बैठ जाए। फिर सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। माने कि अगर उसने एक बार सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीश बन गया तो किसी अन्य जगह पर वो वकालत नहीं कर सकता। बताइए, मान के चलिए इसके बाद फुल रिटायर हो जाता है अपने काम से, इसलिए आप देखते होंगे जो यहाँ से जाते हैं वकालत नहीं कर सकता। बाकी अन्य चीज़ों पर वो नियुक्त होता है, वो अलग की चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई कमेटी बनी तो कमेटी में वो जो है सदस्य बन जाता है, लेकिन वो वकालत नहीं कर सकता। आप अंतर समझ रहे हैं ना? वकालत मतलब जो उसका पेशा वो उसे अपने पेशे से वो हट जाता है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर देखिए, समानता उच्चतम न्यायालय सभी न्यायालयों की मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन पर? वह किसी अन्य स्थान पर जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। आप लोग समझे कि नहीं? देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आप देखेंगे न्यायालय का जो स्थान है वो आपका हेडक्वार्टर मतलब दिल्ली में है। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो इसकी एक बेंच जो है अन्य स्थानों पर खोल सकता है। बेंच जो है मेन तो दिल्ली होगी, लेकिन उसकी बेंच होगी जो कई अन्य स्थानों पर भी खुल सकती है। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? ऐसा जो है लोगों को सहूलियत देने के लिए होगा कि मान लीजिए तमिलनाडु का कोई आदमी है, वो जो है अब दिल्ली आएगा जाएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चीला है, तो उसके लिए अब सरकार अगर सहूलियत चाहता है तो कहीं अन्य जगहों पर वो उसका एक पीठ खोल देगा, वहाँ पर लोग करेंगे। लेकिन जब बहुत बड़ी बात होगी तो उसे दिल्ली अंततः आना ही पड़ेगा। इस चीज़ को आप जान लीजिए, दिल्ली आए बिना उसको फुर्सत नहीं है। देख लीजिए, अगर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है बताइए? बहुत से जगहों पर आप 65 वर्ष देखेंगे, या मान के चलिए कि मैक्सिमम जगहों पर आपको 65 वर्ष ही देखने को मिलेगा, जिन लोगों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट एज 65 वर्ष ही होती है। अब देखिए, जो अपीलीय एकाधिक क्षेत्राधिकार होता है मतलब इनका क्या है सर्वोच्च न्यायालय का, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसे कहूँगा। क्या है? अनुच्छेद 134(1). अनुच्छेद 134(1) के अंतर्गत उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार का संबंध होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार से मतलब क्या है कि मतलब वह किन किन चीजों की अपील को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर उसको दे दिया गया कि दहेज मतलब कि आप इससे संबंध होगा, जैसे मान लीजिए कहीं चोरी संबंधित अगर कोई अपील आती है आप ले सकते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, आप समझिएगा, तो ही वो अपना ले सकता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 134(1) के अंतर्गत वह ये अपील एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, वो उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं।
देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया था चोरी वाली बात, इतनी छोटी चीज़ों से मत समझिए कि ये तो ऑलरेडी, हाँ ये ऑलरेडी ही होता है, ये सब तो मैंने एग्जांपल दिया है आप लोग के, जिससे आप लोग सोचो बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बना सकें। अगला पॉइंट है कि निर्वाचन से संबंधित जो मामलों की सुनवाई होता है उनमें न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। माने आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, या मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री का ही चुनाव, कोई भी चुनाव हो, अगर उसमें जो है ये माना जाता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है या चुनाव करते समय कोई धांधली हुई है, तो उस समय अगर सुनवाई करनी है तो कम से कम 5 जजों की बेंच को बैठना पड़ता है, ठीक है। और कभी भी आप जज देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा 2 जज 4 जज, उसमें आप देखेंगे 1 3 5 7 9, ऐसे जो है आप देखेंगे विषम संख्या में ही जजों की बेंच ज्यादातर मिलेगी आपको, ठीक है। 2 जजों की बहुत ही कम मिलेगी आपको, 1 3 5 7 9, ये जो है ज्यादातर चीजों में ऐसे ही विषम संख्या में ही बेंच बनाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए, इसका मैंने बता दिया कि 5 जज होने चाहिए और ज्यादातर बेंच, जजों की बेंच ऐसे ही बनती है। आपसे पूछ सकता है ना, इसलिए मैंने कहा कि सामान्यतः अगर कहेगा तो वो 1 3 5 7 9 सही होगा। अब बढ़ते हैं जो है आज के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की तरफ, जो कि आपको बहुत ही, मान चलिए तो रटने वाली चीज होती है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, जिससे आप जब पढ़ेंगे तो आपको एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा। देखिए जो संविधान के भाग 5 है, ठीक है, अनुच्छेद 124 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, यानी कि 124 से 147 तक अगर चर्चा की गई है तो उसमें केवल चर्चा की गई है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं कि हमारे संविधान में टोटल करीब 25 के करीब भाग हैं, तो उनमें से जो 5वां भाग है वो सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है, ठीक है। बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि जो अनुच्छेद 124 है उसमें जो है उसकी स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है, ठीक है। अगर देखिए 124 से शुरुआत हो रही है तो पहला जो 124 शुरुआत हो रही है उसमें पहला क्या है, उसकी स्थापना और गठन। 126 जो है क्या है कि जो उसके न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, ठीक है, मतलब न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वो कैसे की जाएगी, ये 126 के संबंधित होगा। फिर 127 होगा वो तदर्थ न्यायाधीशों की, मतलब एडहॉक जस्टिस माने क्या होता है, जो टेम्परेरी स्तर पर नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है, उनके लिए क्या नियम और क्या शर्तें होंगी, ये 128 से संबंधित है। आपका 124 हो गया, 126 हो गया, 127 हो गया। अब 128 क्या कह रहा है, 128 कह रहा है कि जो सेवानिवृत्त माने जो रिटायर हो गए हैं, ठीक है, उनको भी अगर बुलाना हो तो आपको अनुच्छेद 128 के अंतर्गत काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपको पहले मैंने बताया कि सेवानिवृत्तियों को जो है वकालत नहीं करने को मिलती, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हमारे संविधान में कहा गया है जरूरत पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी हम बुला सकते हैं, बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुला सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं बुला सकते, फिर बुला सकते हैं, भैया क्या करोगे, एक तरफ संविधान में कहा गया है कि आप वकालत नहीं कर सकते, लेकिन अगर बहुत विशेष जरूरत पड़ गई कामकाज करने के लिए तो हम चयन प्रक्रिया इन सब में ना उलझते हुए जो सेवानिवृत्त है उनको बुला सकते हैं, जो अनुच्छेद 128 के अंतर्गत कही गई है। अनुच्छेद 129 जो है वो अभिलेख न्यायालय माने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी किसके कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया जाएगा उसका पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, और भविष्य में जब कोई भी अगर प्रश्न उठेगा तो इन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर ही उसकी एक जो है बेस तैयार होगा। जैसे मान लीजिए अभी देखेंगे कि किसी चुनाव को लेकर किसी पर रोक लगा दी गई, तो कल को हम लेकर गए सर आपने जो है इन प्रावधानों के अंतर्गत इस पर रोक लगाई थी, तो ये प्रावधान यहाँ भी मतलब मिल रहे हैं तो यहाँ पर भी रोक लगानी चाहिए, तो इस आधार पर वो रोक लगाए, क्योंकि हाँ हमने ऐसे ही प्रावधानों के इन नियमों के आधार पर रोक लगाए थे तो हमें यहाँ पर भी यह करना पड़ेगा। समझ गए कि क्या मतलब है कि जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का, कि मतलब वह जो किया रहता है उसका पूरा एक रिकॉर्ड रहता है, उन्हीं आधारों पर आगे की कार्रवाई भी चलती है। ये कौन सा अनुच्छेद था, 129 था। 130 कह रहा है कि इसका स्थान के निर्धारित होगा, ये जो है मुख्य न्यायाधीश की शक्ति होगी, ठीक है, मतलब मुख्य न्यायाधीश जो है इसका स्थान क्या होगा, वो जो है मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त की जाएगी, और वो अनुच्छेद 130 के अंतर्गत है। देखिए अनुच्छेद जो राष्ट्रपति है वो अन्य जगहों पर जो है इसका क्या नाम है बेंच खोल सकता है, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अन्य स्थानों पर जो है खोलना है, तो ये जो है एक हिसाब से परामर्श या कहते हैं सलाह जो है राष्ट्रपति को भेजता है कि हमें अगर अपने कामकाजों को सही तरीके से करना है, काफी केस पेंडिंग है तो हमें यहाँ खोलना है, तो ये परामर्श दे सकता है, शक्ति है, लेकिन अंतिम मोहर राष्ट्रपति की होगी। अंतिम मोहर किसकी होगी, राष्ट्रपति की। बाकी जो है ऐसे आप देख सकते हैं कि शक्ति इसके पास है,
आप समझ रहे हैं ना, कि मान लीजिए कोई काम है नहीं हो रहा है तो वो कह सकता है कि ठीक है आप यहाँ पर जाके ये चीज़ कर ले टेम्परेरी बेसिस पे, लेकिन उसको अगर लॉन्ग टर्म में और एक पूरा सुदृढ़ तरीके से करना हो तो राष्ट्रपति की हामी होनी जरूरी हो जाएगी। अब 131 की तरफ बढ़ते हैं। 131 कह रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है, माने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन माने ये होता है कि जो उसके द्वारा, मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ों पर कानून को लेकर अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी चीज़ पर आपको ज्यूरिसडिक्शन की ज़रूरत है तो कहीं कहीं ये माना जाता है कि जो उच्चतम न्यायालय होता वह मतलब अकेला, ठीक है, उस पर सुनवाई कर सकता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन माने क्या है कि वो अकेला जो है उस पर सुनवाई कर सकता है। ये आपके अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। फिर 136 की तरफ बात है। 136 कहता है कि उच्च न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान, विशेष अनुमति का प्रावधान यह है कि मान लीजिए कोई केस कहीं पर पेंडिंग है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस केस को डायरेक्ट अपने पास बुला सकता है। मान लीजिए जिला न्यायालय में पेंडिंग है या वो हाई कोर्ट में ही पेंडिंग, अभी जजमेंट नहीं आया है, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को अपील के तौर पर अपने पास बुला सकता है। मतलब इसे विशेष प्रकार की शक्ति होती है जिसे क्या कहते हैं, विशेष अनुमति का प्रावधान, स्पेशल लीव टू अपील। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? देखिए मैं थोड़ा डिटेल इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे में बता दूंगा तो आप कहेंगे सर विशेष अनुमति क्या है, मूल अधिकारिता क्या है, आप लोग के लिए दिन में तारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को एक ओवरव्यू बने। बहुत ही सरल शब्दों में डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आप लोग दैनिक जीवन में इस चीज़ों को देखते होंगे, समझते होंगे। अब अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 जो है कह रहा है कि जो पुनर्विचार, रिव्यू का मतलब क्या है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया, जैसे आप देखे होंगे, बहुत पढ़ते होंगे कि जो केशवानंद भारती केस था उससे पहले एक दिया गया था दयानंद साहनी, उसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग कहा था, लेकिन बाद में जब वो अपील गई तो उसने जो है रिव्यू करके कुछ अलग जजमेंट दिया। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो वो सदा के लिए सेम होता नहीं, उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये जो है पुनर्विचार किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अनुच्छेद 141 जो होता है वो आपके किससे संबंधित है, वो इससे संबंधित है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित सभी न्यायालयों, सभी जो विधि होंगे वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। अर्थात ये होगा अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि कल से जो चोरी करेगा उसे 10 साल की सजा सुनिश्चित की जाती है, अगर उसने एक जजमेंट दे दिया तो भारत देश के अंतर्गत आने वाला हर कोर्ट इस नियम को पालन करने के लिए बाध्य होगा। बाध्य मतलब अगर उसने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम फिक्स हुआ तो उसे 10 साल की सजा देनी ही देनी है। ऐसा मतलब ये अनुच्छेद 141 के अंतर्गत ये बात कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो घोषित कर दिया विधि के अंतर्गत वो सभी न्यायालयों को मानना ही होता है। अब अनुच्छेद 143 से कहता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। देखिए अनुच्छेद 143 को मैं ऐसा कहूंगा कि एक चीज जान लीजिए, आप लोग बचपन में क्या पढ़े होंगे, इसको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। बचपन में 143 को लेकर सब लोग बहुत कहते थे ना, इस 143 एक वर्ड चलता था, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति और जो है उच्चतम न्यायालय के बीच में एक हिसाब से संबंध की बात की जा रही है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति के बीच में। तो आपको देखिए ये सब चीज़ों से आसानी से आएगा कि अनुच्छेद 143 किससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अनुच्छेद 143 क्या है। तो 143 आपका हो गया यहाँ से कोड वर्ड और आपका इन दोनों में संबंध होता है। आप लोग समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एक ट्रिक की बात होती है इसलिए मैंने लिखा, आप लोग शायद इससे अगर समझ गए हो तो अच्छी चीज़ है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 145। अनुच्छेद 145 आपको क्या कहता है कि अगर उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। देखिए अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि कि राष्ट्रपति द्वारा ही अंतिम मुहर लगने के बाद ही जो न्यायाधीश होता है वो अपने हिसाब से इसे स्थानों की नियुक्ति कर सकता है। वही सेम चीज कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की मतलब अनुमोदन माने स्वीकृति से ही कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। यानी कि राष्ट्रपति उसको जैसे ही छोड़ देगा उसके बाद उच्चतम न्यायालय जो है अपने हिसाब से कानून बनाने के लिए छूट पा जाता है।
समझ गए? वही जो मैंने आपको पहले बताया सेम वही बात यहाँ पर की जा रही है। आप लोग दिमाग में बैठा लिए होंगे। देखिए ये वीडियो देखने के बाद आप लोग लिख रहे बहुत ही चीज़ें, नहीं तो कम से कम एक बार और वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो आप लोग इधर पढ़ रहे होंगे तो पीछे कुछ चीज़ें स्लिप कर रहे होंगे, लेकिन जब आप दोबारा देखेंगे इसी के तुरंत बाद तो आप लोग को पूरी चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 146 क्या? अनुच्छेद 146 ये कह रहा है कि जो अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी होते हैं और सेवकों की जो नियुक्ति संबंधी प्रावधान होते हैं वो एक अनुच्छेद 146 के अंतर्गत आता है। माने कि देखिए एक चीज अच्छाई है, क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारियों की नियुक्ति या कर्मचारियों की नियुक्ति का पूरा छूट जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। इस चीज को आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति खुद से करता है, और यह जो छूट उन्हें किसके अंतर्गत दी गई है? 146 अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उन्हें यह छूट मिली हुई है। आप लोग समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। आप लोग को मेरे ख्याल से मजा तो आ ही रहा होगा, अब ज्यादा बचा नहीं है, थोड़ा सा और 10-15 मिनट और चलेगा क्लास। अगला यह है कि देखिए केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। देखिए जब भी अगर केंद्र और राज्यों के बीच कहीं पर मामला विवाद का कारण बनता है तो वो उच्चतम न्यायालय की शक्ति जो है वो आती है। क्यों? क्योंकि इसकी मूल अधिकारिता होती है। सुप्रीम कोर्ट को यह माना जाता है कि अगर केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो, यहां तक कि राज्यों के बीच में कोई विवाद हो, तो वो जो है सो उच्चतम न्यायालय द्वारा ही उसका क्या किया जाता है? हल निकाला जाता है। यहां देखिए मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है? संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद विवाद में प्रतिपादित किया गया? अभी मैंने इसका जिक्र किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है डायरेक्ट पे, और इसको बहुत ही आसान है क्योंकि अब हर लोग जो भी थोड़ा सा भी पढ़ता होगा उसे जान जाता होगा। ये कितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, आपके ऊपर है कि आप इसे कितने अच्छे से याद करते हैं, समझते हैं। इसमें बेसिकली ये बताया गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा है वो संविधान के जो है अंग है, उसे मतलब उसको छेड़खानी कर मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छेड़खानी कर हम कोई भी कानून नहीं बना सकते। इस जजमेंट में इतनी बात कही गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। देखिए केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की, तदर्थ न्यायाधीशों का मतलब क्या? एड हॉक जजेस। एड हॉक माने क्या होता है? एड हॉक का मतलब होता है टेम्परेरी, जो टेम्परेरी, इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है, ये बस कार्य के अनुसार मतलब जरूरत पड़ने पर इनकी नियुक्ति की जाती है। तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में, यहां पढ़िएगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय में इनकी नियुक्ति का प्रावधान है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। आप लोग अगर कुछ टेस्ट सीरीज देते होंगे या मैं जो करा रहा हूं उसमें आप लोग देखेंगे भी कैसे प्रश्न आते हैं। तो आप लोग जो पॉलिटी की एमसीक्यू होती है शाम को 8:30 बजे के करीब, 8:30 से 8:40 के बीच में आप लोग आया करिए, वहां पर आपको मिलेगा ये सब जानने के कैसे प्रश्न आते हैं, किन चीजों को मैं इंपॉर्टेंट बताऊं, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो यह बताता है कि निर्णय आदेश को मतलब रिव्यू कर सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 137, मतलब आपको बताया ना कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, जरूरी नहीं है वो जजमेंट सदा के लिए, उसमें वो रिव्यू करके उसमें संशोधन कर सकता है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत कहा गया है। उसके बाद देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी, क्या है कि संविधान की जो मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर है कि सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो इसके सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा, यानी क्या कहते हैं इसे? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू को जो है अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर हमें संविधान की जितनी जरूरत है उतनी ज्यादा जरूरत हमें जुडिशियल रिव्यू की भी है, क्योंकि इसके बिना जो है हमारा जो न्यायिक सिस्टम है और वो सही से नहीं चल सकता। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो किसको है? सर्वोच्च न्यायालय। मतलब कौन सा चीज जो है संविधान के अंतर्गत वो बेसिकली इसमें देखा जाता है कि अगर कोई संवैधानिक अधिकारों पर प्रश्न या संवैधानिक से चर्चा कुछ भी हो तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है सभी जाते हैं और उनके जजमेंट के आधार पर या उनके परामर्श के आधार पर ही वो निर्णय अंतिम माना जाता है, अगर वो चीज संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता हो। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और देखिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। मूल अधिकार आप लोग जानते होंगे क्या था? फंडामेंटल राइट्स। तो उसका प्रवर्तन माने उसमें अगर कोई बदलाव किया जा रहा है तो जो है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट दोनों में वो जाते हैं। तो आप हाई कोर्ट के लिए जो है इसका है 226
और इसके लिए है सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए, 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए। चलिए अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे संविधान का संरक्षक माना जाता है, ठीक है। अब ज्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा पॉइंट बचा है, आपको ज्यादा 5 मिनट 7 मिनट और देखिए। मैं चाहता हूं एक भी वीडियो में खत्म हो जाए क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए यहां पर न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां, ठीक है, यहाँ क्या अनुच्छेद 121 ये कह रहा है, मेरे साथ थोड़ा ध्यान देते चलिएगा कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसका मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने, ठीक है, अगर उनके न्यायाधीशों ने और जो अपने यहाँ पर चर्चा की हो अपने कोर्ट में, उस पर चर्चा करने का अधिकार संसद में नहीं है। मतलब वहाँ के कोर्ट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर कोई भी चर्चा संसद में नहीं की जा सकती। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए आचरण के संबंध में कोई चर्चा नहीं, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबद्ध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। अर्थात समझे कि नॉर्मल डेज में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कोई भी कार्रवाई, कोई भी जजमेंट आ रहा है तो आप लोग उस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर मान लीजिए उसी में से कोई जज के खिलाफ आप लोग उसको हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं तो आप बिल्कुल आप उस पर बेहिचक चर्चा करिए, जिस हर एंगल से चर्चा करिए, उस पर आपको कोई भी रोक नहीं है। क्यों किया गया है ऐसा? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारी जुडिशियल है वो पूरी तरीके से फ्री रहे। इसका करने का मेन रीजन है कि जुडिशियल जब तक फ्री नहीं होगी तब तक वो जो है आम नागरिक के लिए नहीं होगी। अन्यथा वो उसके ऊपर अगर दबाव होगा कि अगर ये चर्चा करेंगे हमारे खिलाफ कुछ भी ले आ देंगे तो वो प्रेशर में रहेगी, तो वो खुली छूट नहीं पाएगी, तो वो लोगों के लिए नहीं बल्कि वो फिर सरकार के लिए ही काम करेगी। ठीक है, आप लोग इस चीज को समझिएगा यह क्यों किया गया और क्या क्या ये अनुच्छेद 121 कहता है। देखिए न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में और 215 के अंतर्गत हाई कोर्ट में न्याय अवमानना माने कंटेम्प्ट। अभी आपने देखा होगा और आप लोग थोड़ा सा न्यूज फॉलो करते होंगे कि कंटेम्प्ट का भी आप लोग बहुत नाम सुन रहे होंगे। किससे कि अभी इनके ऊपर क्या नाम है, एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, इनके ऊपर अभी हाल ही में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चलाया गया था जिसमें इनके ऊपर 1 रुपये का जुर्माना जो है लगाया गया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा एक ट्वीट कर दिया था जिस ट्वीट की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जो हाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने कहा कि ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। ठीक है, तो उसके विरोध में 1 रुपये का वो लगाया गया था दंड। तो आप मतलब आप इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग कोर्ट की किसी प्रोसेस को या कोर्ट की किसी जजमेंट को या कोर्ट पर ही अगर आप लोग कुछ उल्टा सीधा कहते हैं तो वो उसकी अवमानना माना यानी कंटेम्प्ट माना जाता है। और ये जो है कंटेम्प्ट अगर होता है तो आपके खिलाफ जो है एक कार्रवाई चलती है एक मुजरिम की तरह से। ठीक है, आपको कोर्ट में पेश होना होता है, आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है, आपको जेल भी हो सकती है यहाँ तक की। तो वो अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति मिली है और अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को यह शक्ति मिली है कि अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का चार्जेस लगाकर कार्रवाई चला सकते हैं। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, देखिए न्यायाधीशों पर प्रतिबंध का मतलब यह है कि अगर वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है तो भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता। देखिए यहाँ न्यायालय या प्राधिकारी की बात हो रही है, न्यायालय मतलब वह न्यायालय से निकला, न्यायालय में कोर्ट में काम नहीं कर सकता, लेकिन किसी कमेटी का सदस्य वो बनता है। आप लोग ऐसे बहुत से कमेटीज देखेंगे जो इन्हीं की अध्यक्षता में बनाई जाती है और इन्हीं के द्वारा जो है पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार की जाती है। यहाँ तक कि आप बहुत से ऐसे कमीशंस देखेंगे जहाँ कमीशंस में जो है स्पष्ट लिखा गया है कि जो है मुख्य न्यायाधीश मतलब सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे, ऐसा कुछ उसमें प्रॉपर क्लॉज भी दिया हुआ है। तो केवल क्या नहीं कर सकते, वकालत या कार्य नहीं कर सकते, कहाँ किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समझ। वो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 124(7). इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर ले, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसलिए मैं जरूर कहूँगा इसे नोट कर ले या आप लोग कहीं दिमाग में बैठा लें अपने। देखिए ये जो या बस कुछ ही देर का आपका बचा है, इसमें बस यही कह रहा है कि जो आपका मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। ठीक है, आपको अगर याद कर ले ठीक ही है, मेरे ख्याल से ऐसे दलित पे तो प्रश्न नहीं पूछता कोई भी एग्जाम। उसके बाद है कि संविधान की व्याख्या समय सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समझ किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, प्रारंभिक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अभी मैंने बताया था ना, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन माने कि इस पर केवल जो है सुप्रीम कोर्ट ही जब क्या कहते हैं अपने जजमेंट दे सकता है, उसे क्या कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन।
और कानूनी मामलों पर अगर जो है उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार, अभी मैंने बताया है राष्ट्रपति को। और ये कौन से आता है, अनुच्छेद 143, जिसे मैंने आपको बता दिया अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पढ़ाते समय भी 2 बार 3 बार ऐसे मिल जाएगा। फिर मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे, इसको आप पढ़ लीजिए, ये एक जो है जजमेंट था, इसे आप लोग पढ़ लीजिए, मैं नहीं, आप ही पढ़ें तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो है केस है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इतना लिख के कि यह बताइए कौन से जजमेंट में आया था। तो कौन से जजमेंट में आया था, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में। कहाँ पर हुआ था ये केस, लड़ा गया था सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग मेरे ख्याल से इसको पढ़ के समझ गए होंगे कि क्यों। देखिए आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, मैं पढ़ दूंगा तो आप लोग सुन के फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहां पर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि अनुच्छेद 32 क्या, अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का अधिकार प्राप्त है, और सुप्रीम हाई कोर्ट को 226 मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखिए यहां पर जो है 4 भागों में बांटा गया, जो इसकी अपीलीय अधिकार है, क्षेत्राधिकार। अपील माने कि किस तरह से यहाँ पर जो अपील किया जा सकता है। तो संवैधानिक अगर विषयों से जुड़ी, यानी संविधान से जुड़ा है तो अनुच्छेद 132, अगर सिविल विषयों से जुड़ा है तो 133, अगर आपराधिक विषयों से जुड़ा है 134, अगर विशेष अनुमति से की जा रही है तो जो है 136। 136 तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है। यहाँ तक कि बहुत से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे भी गए हैं कि डायरेक्ट तौर पर कि ये अनुच्छेद किससे संबंधित है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये टॉपिक कितना जरूरी है। बस आपका क्लास अब खत्म ही होने वाला है। इसमें लास्ट कुछ पॉइंट्स है कि जो ये उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए, अगर आपको न्यायाधीश नियुक्त होना है तो कम से कम कितने वर्ष आपको हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो हाई कोर्ट में आपको कम से कम कितने दिन जो है वकालत करनी होती है। इसका सही उत्तर क्या है, 10 वर्ष। 10 वर्ष आपको जो है हर हाल में वकालत करनी होगी हाई कोर्ट में, तब जो है जाके आप सुप्रीम कोर्ट के क्या बनने लायक हो जाएंगे, न्यायाधीश बनने लायक हो जाएंगे। देखिए जुडिशल रिव्यू अभी मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छे से बताया। उसमें क्या है कि अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत है उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मैंने आपको इसीलिए कहा ना कि ये बी आर अम्बेडकर जी थे, उन्होंने क्यों कहा था कि जुडिशल रिव्यू हमारे संविधान में जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो है लोगों को सही शक्ति देता है और संविधान का सही रक्षक भी होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई भी कानून बना दिया गया जो संविधान के अनुरूप नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू द्वारा उसे नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता है, माने कि उसे खत्म माना जाएगा। ठीक है, आज की आखिरी पॉइंट यही है कि अगर अभिलेख न्यायालय माना जाता है, बताइए किसे अभिलेख माने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसे माना जाता है। एक तो मैंने आपको बताया हाई कोर्ट था ही, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट तो है, हाई कोर्ट भी, ये दोनों जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माने जाते हैं, जो मैंने अभी आपको अनुच्छेदों में पढ़ा दिया है। देखिए लोक हितवादी PIL आप जानते होंगे, इसका उद्गम किस देश से हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका उद्गम हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह आया था, उसके बाद इसकी शुरुआत भारत में भी की गई। ठीक है, मतलब यह देन है संयुक्त राज्य अमेरिका की, और भारत ने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, खास करके NGOs द्वारा या सामान्य लोग जन के हित के लिए ये लाया जाता है। चलिए आज का आखिरी पॉइंट, आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और फिर मैं कह रहा हूँ आप लोग जाके डियर गुरुजी जो ऐप है वो जरूर डाउनलोड कर लें, अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया जरूर से जरूर डाउनलोड कर लें, और जो भी नई सूचना होगी वो आपको वहाँ मिलेगी, और बहुत ही चीज़ें मिलने वाली, आप मेरी बात मानिए, वहाँ आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, आप एक बार डाउनलोड तो करें। आज का आखिरी पॉइंट है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ यहाँ निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, और किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी क्या, कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, इसका अगर कोई जजमेंट आ गया वो सभी जगह एक हिसाब से माना जाएगा, कि इसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो आप इसी जजमेंट को लेके उससे नीचे वाले कोर्टों में जाएंगे, कहेंगे देखिए ये जजमेंट इसके अंतर्गत आया है, तो जो वो न्यायालय होगा उसे भी उसी के अंतर्गत जवाब देना होगा, और वो न्यायालय उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकेगा। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, अब आप कितने समझे ये आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ आप लोग अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो थोड़ी देर बाद अंतराल के बाद आप ये वीडियो फिर से देख लीजिएगा, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे बहुत ही आसानी से आप जो है पूरी चीज़ें समझ जाएंगे। और मैंने सारी चीज़ों को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत पूरी चीज़ें जो है जो आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं कवर कर दिया है। चलिए एक बार फिर से आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और फिर कल मिलेंगे पॉलिटी के नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सबक है।